वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक कत्ल माफ है, आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या होगा? अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहायशी हैं, दुनिया का वो वाहिद मुल्क बिसाइड इसराइल जो कि मजहबी नजरिए के ऊपर वजूद में आया। उसूलन तो इस मुल्क में शारिया लॉ नाफिज होना चाहिए था और सजा और जजा का एक सख्त कानून मौजूद होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का सिस्टम कुछ ऐसे लोगों की भीड़ चढ़ा हुआ है जिन्होंने इस सजा और जजा के कानून को सिर्फ नाम का कानून बनाया हुआ है, जिसका नफाज बिल्कुल ना होने के बराबर है। और यही वजह है कि यहाँ की एलीट क्लास को कत्ल माफ होने की फैसिलिटी भी हासिल है। आइए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूँ कि जब लोग कत्ल करके बाइज्जत बरी हुए। नंबर 1, शाहरुख जतोई। चलिए दोस्तों, शुरुआत की देते हैं एक हाई प्रोफाइल केस से जिससे आप सभी वाकिफ ही होंगे। इस केस की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस केस का मुद्दई बजाते खुद एक डीएसपी था। जी हाँ, इस मुल्क में अगर एक पुलिस के इदारे के इतने आला ओहदेदार को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम ये कैसे मान लें कि पुलिस का इदारा अवाम के साथ इंसाफ करेगा। ये केस जागीरदारों की बिगड़ी हुई औलादों के खर दिमाग होने की अक्कासी करता है, जिनकी तरबियत में ही अनवांटेड एग्रेशन शामिल होता है और दूसरों को खुद से इंफीरियर समझने वाली मेंटालिटी बचपन से ही इनकी सोच का हिस्सा होती है। और सबसे बढ़कर ये कि इनके साथ मिले हुए होते हैं हमारे सिस्टम के सबसे क्रेडिबल समझे जाने वाले लोग। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख जतोई को रिहा करने वाले और उनके ऊपर से सारे केसेस खत्म करने वाले जजेस के नाम क्या थे? जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी। क्यों धचका लगाना आपको? ये था हमारी अदलिया का हम ख्याल जजेस का ग्रुप, जिन्होंने जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल के साथ मिलकर पाकिस्तानी सियासत में काफी ऐसे फैसले दिए जिन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो आईन और कानून के ऐन मुताबिक थे। लेकिन फिर ये फैसला समझ से बालातर मालूम होता है। इससे ज्यादा शॉकिंग था सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जतोई के वकील का नाम, एक हाईली रिस्पेक्टेड और सीनियर वकील और मौजूदा एमएनए जनाब बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब। जी हाँ, इन्होंने इस केस को एक हतमी शक्ल दिलवाते हुए शाहरुख जतोई की रिहाई को यकीनी बनाया था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये केस शुरू हुआ जब शाहजेब खान, जो एक डीएसपी के फर्जंद थे, अपनी बहन की वलीमा सेरेमनी से वापस आ रहे थे जब इनका शाहरुख जतोई के एक मुलाजिम गुलाम मुर्तजा लाशारी से झगड़ा हो गया। ये झगड़ा तब छिड़ा जब मुर्तजा ने शाहजेब की बहन से बदतमीजी की और शाहजेब ने मुर्तजा और शाहरुख से माफी मांगने को कहा। बस शाहजेब का ये असूली स्टांस लेना था और उधर शाहरुख जतोई के अना का मजरू होना था। हालांकि उस वक्त शाहजेब खान मामले को खत्म करके वहां से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ जतोई की जागीरदाराना जहनियत ने इसे शाहजेब से बदला लेने पर मजबूर कर दिया, और बदला भी जुबान या हाथ से नहीं बल्कि हथियार से। यूं शाहरुख जतोई, इसका दोस्त सिराज टालपुर और इसके बकिया मुलाजमीन ने शाहजेब की गाड़ी का पीछा किया और इसे रोक के शाहरुख जतोई ने शाहजेब खान के ऊपर गोलियों की बारिश कर दी और इसे शहीद कर दिया। अब देखना यह था कि हमारी लोअर जुडिशरी, जो पाकिस्तान के सबसे करप्ट इदारों में से एक मानी जाती है, इतने हाई प्रोफाइल केस को किस तरह से डील करती है। जनवरी 2013 में सिराज टालपुर, सजाद टालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन शाहरुख जतोई दुबई भाग जाता है, लेकिन इसे दुबई में पकड़ लिया जाता है। अवाम का इमेंस प्रेशर बनता है और थैंकफुली कराची की लोकल एटीसी शाहरुख जतोई, सिराज टालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी को सजाए मौत सुना देती है। अब कहने को तो ये फैसला काफी खुशाइन था, लेकिन शाहरुख जतोई को किसी और ने ही गारंटी दे रखी थी, क्योंकि वो इस फैसले के दिन मुस्कुराते नजर आए थे। और फिर ऐसा ही कुछ हुआ। शाहजेब खान की फैमिली ने मुबैना तौर पर दबाव में आकर शाहरुख जतोई को माफ कर दिया, लेकिन अदालत ने इसके बावजूद शाहरुख जतोई को पाबंद सलासल रखा और इसकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन फिर 2017 में इसकी रिहाई के लिए काम तेज हुआ और फाइनली 18 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शाहरुख जतोई को रिहा कर दिया गया और शाहरुख जतोई विक्ट्री साइन कौम के मुंह पर मारकर आज आजाद घूम रहा है। नंबर 2, मुस्तफा कांजू। दोस्तों, ये शख्स जिसका
जिसका नाम मुस्तफा कांजू है, दिन दहाड़े कत्ल करके सिर्फ इसलिए आज भी आजाद है क्योंकि इसका बाप एक जमाने में पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फॉरेन अफेयर्स रहा था। जी हाँ, ये एक और अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा अपने गार्ड समेत कैवलरी ग्राउंड लाहौर में कई गवाहों की मौजूदगी में दिन दहाड़े एक निहत्थे नौजवान जिसका नाम जैन था पर किसी वजह से फायरिंग करके इसे शहीद कर देता है और उसी मौके पर वहां मौजूद एक और राहगीर भी जख्मी हो जाता है। अब सुनने में तो ये एक ओपन एंड शट केस लगता है, लेकिन गेस व्हाट, इस केस में अक्यूज्ड मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तान की अशराफिया से है। यही वजह है कि मर्डर के टाइम पर मौजूद गवाह पर शदीद दबाव डाला जाता है और वो मुस्तफा कांजू को पहचानने से इनकार कर देते हैं और यूं सबूतों की कमी की वजह से मुस्तफा कांजू को रिहा कर दिया जाता है। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस केस पर सुओ मोटो नोटिस लेते हुए लाहौर हाई कोर्ट को अपने इस फैसले पर नजरसानी का हुक्म देती है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। मकतूल जैन की माँ एक सिंगल पेरेंट थी जो एक वर्किंग वुमन थी और अपनी कमाई से अपने 16 साल शहीद बेटे और अपनी 2 बेटियों को पाला करती थी। ऐसे में वो पावरलेस थी और 2 बेटियों की सिंगल पेरेंट होते हुए अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था, लेकिन जैन की माँ को इंसाफ देने में ये अल्टीमेटली नाकाम रही थी। नंबर 3, रेमंड डेविस। दोस्तों, रेमंड डेविस केस का मैं इससे पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। ये केस पाकिस्तान की बैरूनी ताकतों के सामने बेबसी की अक्कासी करता है और हमारे इंसाफ के निजाम को एक्सपोज करके रख देता है। रेमंड डेविस एक प्रूवन CIA एजेंट तैश में आकर 2 लोगों को लाहौर में कत्ल कर देता है। अब उम्मूमन तो अगर फॉरेन एजेंट्स पकड़े जाते हैं तो उन्हें वैसे ही सजाए मौत सुना दी जाती है, जस्ट लाइक द केस ऑफ कुलभूषण यादव। लेकिन रेमंड डेविस जो 2 पाकिस्तानियों का कत्ल करके बैठा था, उसका मुकदमा पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जानिब से लड़ा जाता है और कत्ल किए जाने वाले अफराद के घर वालों के ऊपर दबाव डाला जाता है, जिसके नतीजे में दियत की रकम अदा करके डेविस को रिहा करके अमेरिका के हवाले कर दिया जाता है। नंबर 4, नताशा इकबाल। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हाल ही में रिपोर्ट होने वाले कारसाज रोड वाकये की। आप सभी ने ये फुटेज देखी होगी जिसमें गुल अहमद एनर्जी के मालिक की बीवी नताशा इकबाल नशे में धुत होकर अपनी V8 से बाइक पर सवार बाप बेटी इमरान आरिफ और आमना आरिफ की बाइक को टक्कर मारते हुए इन्हें कत्ल कर देती है। अब दोस्तों, देखने में कहीं से भी एक एक्सीडेंट मालूम नहीं होता क्योंकि फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस बर्क रफ्तारी से ये गाड़ी इस बाइक को हिट करती है और ब्रेक लगाने की अटेम्प्ट तक नहीं करती। इसके अलावा एक और CCTV फुटेज से ये भी पता चलता है कि नताशा ने इमरान और आमना आरिफ को कत्ल करने से पहले भी एक बाइक और गाड़ी को हिट किया था। और दोस्तों, हालांकि नताशा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये केस भी अभी तक लटका हुआ है और नताशा को बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले इस औरत को जहनी मरीज डिक्लेयर करने की कोशिश की गई और फिर आमना आरिफ की फैमिली को दियत की रकम भी ऑफर की गई, जिसे उन्होंने फिल वक्त तो ठुकरा दिया है। लेकिन अब वक्त ही इस केस के अंजाम का तयन करेगा। हमारी दुआ है कि इस केस में इंसाफ हो, लेकिन बादी नजर में नताशा इकबाल के बचने के चांसेस काफी ज्यादा मालूम होते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा जाहिर जाफर का, जिसे हालांकि 2023 में सजाए मौत सुना दी गई है, लेकिन इस सजा पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। आई होप एंड प्रे कि अदालत के इस फैसले पर भी जल्द अज जल्द अमल दरामद हो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हमारा मुल्क अशराफिया का मुल्क है?